Hey everyone, this is Simran and welcome to इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। और हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, और हमने डिस्कस किए थे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, और जो भी आपके लेसन्स हैं इनकी पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलती है? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, राइट? तो हमने वहां पे बात करी थी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है या उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हुआ हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, सबसे पहला पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी बिजनेस फर्म अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है या फिर कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोचती है तो वो सबसे पहले क्या एनालाइज करती है कि उसकी मार्केट में कितना पोटेंशियल है, अभी मार्केट में कितना पोटेंशियल है और फ्यूचर में कितना पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनालाइज करती है। फिर देखती है कि जिस ऑडियंस को वो टारगेट कर रही है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो भी कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर मार्केट में आते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उनकी इनकम कैसी है, एजुकेशन कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इन सब पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये बिजनेस फर्म उनको इजीली टारगेट कर पाएंगी, राइट? कि कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड है, ठीक है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, बाइंग हैबिट्स क्या है, बाइंग डिसीजन क्या है उसका। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक, अब अगर आपने मेरे पिछले सेशंस को देखा होगा तो वहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जो टेलीविजन सेट्स में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो भी एक तरह से प्रॉपरली प्लेस किए जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग एडवर्टाइज किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने ये एनालाइज किया होगा कि रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं टेलीविजन सेट्स पे वो मैक्सिमम फीमेल्स को टारगेट करते हैं। जनरली मैं अगर बात करूं तो जो हमारी मदर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मूव का ऐड आएगा, थोड़ा कॉस्मेटिक्स के ऐड रहेंगे, ठीक है, और थोड़े ऑयल ब्रांड्स के ऐड रहते हैं, ओके, मसालों के ऐड रहते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केटर है वो स्पेसिफिकली फीमेल कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और जब मार्केटर डिसाइड कर लेता है कि उसे पर्टिकुलर किस सेगमेंट को टारगेट करना है, किस कंज्यूमर को टारगेट करना है, तो वो अपना मैसेज उन तक प्रॉपरली डिलीवर भी कर सकता है, राइट? अब ये तो हो गई ऑडियंस की बात। ठीक है, अब थोड़ी बहुत चीजें किस पर डिपेंड करती हैं कि जो कंपनी है वो कैसी है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? इमेज एनालिसिस। ठीक, इमेज एनालिसिस के थ्रू जो बिजनेस फर्म है, जो कंपनी है, वो ये जान सकती है कि कंज्यूमर या ऑडियंस क्या सोचती है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस फर्म अगर अपना मैसेज अपने कंज्यूमर तक कन्वे करना चाहती है तो उसको सबसे पहले ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि उसकी इमेज मार्केट में कैसी है, करंट इमेज कैसी है, कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कैसे हैं, कॉम्पिटिटर्स की इमेज कैसी है, इन सब पॉइंट्स को पहले एनालाइज करना। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को डिजाइन करना। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैगी का। आपको याद होगा कि मैगी में कुछ अनवांटेड मटेरियल्स पाए गए थे, इस वजह से मैगी को बैन कर दिया गया था, है ना? और मैगी का कॉम्पिटिटर कौन है? यिप्पी। तो उस टाइम पे यिप्पी की जो डिमांड है बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई। अब मैगी को ये रियलाइज हुआ कि अब हमारी मार्केट तो गिर रही है, हम कैसे अपनी इमेज को सुधारें। तो उन्होंने क्या किया,
जब वापस आई तो आपने देखा होगा कि जो उनका एडवर्टीजमेंट था उसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे, है ना। पहले जो एडवर्टीजमेंट आता था वो मेरी मैगी और ऐसे मैगी बना के दिखाना, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ लैब्स के साथ मैगी का एडवर्टीजमेंट होने लग गया, है ना। फिर उसमें बताने लगे कि हमारी मैगी एकदम ठीक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं की गई है। तो यहाँ पे अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की गई, और किसके थ्रू किया गया, जो मैसेज है उसमें मॉड्यूलेशंस किए गए, उसमें चेंजेस किए गए, है ना, उसकी डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस किए गए, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स सॉर्ट और द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि जो मार्केटर है वो सबसे पहले क्या एनालाइज करेगा, अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेगा कि वो पर्टिकुलरली किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि जो भी ऑडियंस को उसने टारगेट किया वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, ओके। अब ये जो रिस्पॉन्स है वो हम 3 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, एक होता है अफेक्टिव, और एक होता है हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स। देखिए कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, माइंड, ठीक है। तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो दिमाग लगा के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो वो हिसाब से प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं अफेक्टिव रिस्पॉन्स की, तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्स भी देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, कंज्यूमर के बिहेवियर पे चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर का जैसा बिहेवियर होगा उसी अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स देगा। भले हो सकता है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन कंज्यूमर का बिहेवियर है हर चीज को क्रिटिसाइज करना, तो वो उस प्रोडक्ट को भी क्रिटिसाइज ही करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है उसका जो रिस्पॉन्स देखा जाता है या फाइनल रिस्पॉन्स किसको कंसिडर किया जाता है, जब वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, राइट। अब देखिए जो परचेज होती है वो इतनी इजी नहीं होती। सबसे पहले तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है और यहाँ पे कंज्यूमर को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, राइट। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे कंज्यूमर को डिसाइड करना कि उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 6 रेडीनेस स्टेट्स। अब ये 6 रेडीनेस स्टेट्स क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस। अब यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को कंसिडर करके चलेंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने में, ठीक है। लेट्स से कि आपको परफ्यूम खरीदना मार्केट से, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और डिफरेंट सेलर्स के पास जो भी परफ्यूम्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, आप खुद को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के परफ्यूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेज जो कि है नॉलेज। अब आप अवेयर हो गए, आपको पता चल गया कि किस तरह के परफ्यूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उस परफ्यूम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि किस तरह का परफ्यूम है, किस तरह की कंपनी है, इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं नहीं होते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है या नहीं है, और सबसे अच्छा जरिया क्या होता है, ऑनलाइन, है ना। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, लेट्स से अगर मैं कहती हूँ आप परफ्यूम ही परचेज कर रहे हैं अगर ऑनलाइन भी, तो आप हमेशा रिव्यूज पढ़ते हैं, है ना। ये हमारी आदत होती है कि हम पहले रिव्यूज पढ़ेंगे, देखेंगे कि लोगों के क्या रिव्यूज आए हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया है उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला है, अच्छा बोला है, बुरा बोला है, और उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले हम खुद को इतना नॉलेजेबल बना लेते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमको डिसाइड करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी लाइकिंग। अब सपोज करिए आपने 5 परफ्यूम्स देखे थे, ठीक है, और आपने उन 5 परफ्यूम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया कि उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, प्राइस कैसा है, आपके बजट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है उसकी रेपुटेशन कैसी है, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करते हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। तो अब इन 5 प्रोडक्ट में से हो सकता है आपको कोई 3 परफ्यूम्स अच्छे लगने लग जाए, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो आपने 5 सेलेक्ट किए उनके रिव्यूज आपको सबको अच्छे ही मिल जाएंगे, 1-2 के खराब तो मिलेंगे, ठीक है, तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो लेट्स से कि आपने
कोई 3 परफ्यूम्स को सेलेक्ट किया और आपको 3 परफ्यूम्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइकिंग स्टेज। ओके, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी प्रेफरेंस। इन 3 परफ्यूम्स को जो आपने सेलेक्ट किया है, अब जरूरी नहीं है ना कि आप ये तीनों परफ्यूम्स ही परचेज कर लेंगे, है ना। अब इसमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा परफ्यूम चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई किसकी, प्रेफरेंस की। ओके, नेक्स्ट स्टेट है हमारी कन्विक्शन। अब लेट्स से आपने जो 3 परफ्यूम सेलेक्ट किए थे, आपने वो चॉइस घटा के क्या कर दी, सिर्फ 2 कर दी, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी थी तो आपने एक को छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको चूज करना है 2 प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक। कन्विक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बिलीफ या ओपिनियन होना, ठीक है। अब आपने जो 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो अब आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करेंगे तो डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे कि दोनों का प्राइस क्या है, ठीक है, फ्रेग्रेंस कैसी है, राइट। फिर देखेंगे जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट को वो कैसी है, उसकी इमेज कैसी है, रिव्यूज कैसे हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। इसके ऊपर भी एक पॉइंट होता है जो कि है हमारा बिलीफ, या फिर एक तरह से कह सकते हैं इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। कोई कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट को परचेज कर लेना चाहिए, आपको अंदर से एक बिलीफ आता है ना। तो ये भी चीज कभी कभी अफेक्ट करती है प्रोडक्ट को जब आप परचेज करने जाते हो सकता है वो प्रोडक्ट इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपको अंदर से बिलीफ आता है, आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा होगा, तो आप उसको परचेज कर लेते हैं। फिर आप ये नहीं देखते कि जो आप जिस प्रोडक्ट से उसको कंपेयर कर रहे थे उसकी रेंज क्या थी, राइट। और सब चीज एनालाइज करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट फिर परचेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लास्ट डेट आ जाती है परचेज की। तो आप देखिए खुद कि एक प्रोडक्ट को परचेज करने में, एक छोटा सा प्रोडक्ट, एक परफ्यूम को परचेज करने में कितने स्टेप्स लग गए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लिया ताकि आप इजीली रिलेट कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप है चूजिंग द मैसेज और डिजाइनिंग द इफेक्टिव मैसेज। तो अब जो मार्केटर है या फिर कम्युनिकेटर है उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है, ठीक है। फिर उसने जब ये डिसाइड कर लिया उसके बाद ये देखा कि जो ऑडियंस को टारगेट कर रहा है उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक। कंज्यूमर का जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर जिस ऑडियंस को उसने टारगेट किया था जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका, उसी के बेसिस पे वो मैसेज को फ्रेम करेगा, ठीक है। अब ये मैसेज ऐसा होना चाहिए कि रिसीवर या कंज्यूमर इजीली अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जग जाए ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए तैयार हो जाए और अल्टीमेटली क्या हो, परचेज हो जाए, ठीक। अब अगर मार्केटर को या फिर कम्युनिकेटर को अपने मैसेज को इफेक्टिव बनाना है तो 4 डिसीजन उसको लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो 4 डिसीजन क्या है, सबसे पहला डिसीजन है मैसेज का कंटेंट, मतलब कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज स्ट्रक्चर, कि किस तरह लॉजिकली वो कंज्यूमर तक अपनी बात को पहुंचा सके। थर्ड पॉइंट है हमारा मैसेज फॉर्मेट, दैट इज हाउ टू से इट सिंबॉलिकली, ठीक है। और लास्ट है मैसेज का सोर्स, दैट इज हु शुड से इट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एजिंग क्रीम, ठीक है, जो एज ढलने के बाद जो क्रीम यूज करते हैं वही एजिंग क्रीम का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिसीजन लेना मैसेज का कंटेंट की क्या बोलना है, ठीक है, क्या कहना है, सबसे पहले डिसाइड करना है, ठीक। नेक्स्ट है मैसेज का स्ट्रक्चर की किस तरह से कहना है। देखिए बात कहने के बहुत तरीके होते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको ढंग से बोल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कन्वे नहीं कर पाते हैं ढंग से, ठीक है। तो आपको पहले कंज्यूमर साथ प्रॉपरली कनेक्ट करना है, जानना है और उस अकॉर्डिंग अपने मैसेज को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप एजिंग क्रीम सेल कर रहे हैं तो अगर आप किसी कंज्यूमर बोल दें कि आपकी एज जल रही है, आपको ये क्रीम लेनी चाहिए, तो वो तो बुरा मान जाएगा, है ना, मान जाएगा या मान जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो उसका जो आपका मैसेज का स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, कि कंज्यूमर को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात उस तक रख भी पाए, ठीक। नेक्स्ट आता है मैसेज का फॉर्मेट, कि सिंबॉलिकली कैसे कहते हैं। देखिए अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी में तो वो पिक्चराइजेशन दिखाते हैं कि आपके पोर्स में क्रीम गई तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग गई एंड ऑल, राइट। लास्ट है हमारा मैसेज सोर्स। अब देखिए कौन इस मैसेज को कन्वे करेगा। आप देखते ही हैं कि जो मैक्सिमम एड्स है वो कौन करता है,
सेलिब्रिटीज करते हैं, तो बहुत से लोग इन सेलिब्रिटीज को आइडल मानते हैं, तो वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ठीक, देखिए जब सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो जो कंज्यूमर होता है वो इजीली कन्विंस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये सेलिब्रिटी है, ये जो भी हमको बताएगा सही बताएगा, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमको कोई भी चीज गलत नहीं पिच करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रस्ट होता है जिसके बेसिस पे जो कंज्यूमर होता है वो उस प्रोडक्ट को इसीलिए परचेज कर लेता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेलेक्टिंग सोर्स एट्रीब्यूट्स और कम्युनिकेशन चैनल्स। तो जब ये डिसाइड हो गया कि किस तरह के कंज्यूमर को पिच करना है, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स आया है, उसके बेसिस पे मैसेज को डिजाइन कर लिया है, नेक्स्ट क्या डिसाइड करना है कि किस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हमें अपना मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचाना है। ठीक है, अभी कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल और एक होता है हमारा नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है एक बार कि पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल मतलब जहाँ पे कंज्यूमर और जो सेलर है वो 1 to 1 मिलते हैं। ठीक है, पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद जो सेलर है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पिच करता है और अगर कंज्यूमर को सही लगता है तो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक, अब नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं? ऐसे कम्युनिकेशन चैनल जहां पे पर्सनली सेलर कंज्यूमर को पिच नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, मास मार्केटिंग की जाती है। ठीक, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो हो गए, रेडियो हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें कलेक्टिंग फीडबैक और मेजरिंग द कम्युनिकेशन रिजल्ट्स। तो लास्ट में क्या होता है, फीडबैक कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, देखा जाता है कि जो भी मैसेज कम्युनिकेटर ने कम्युनिकेट किया अपने कंज्यूमर को या अपने रिसीवर को, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो भी टारगेट ऑडियंस थी कम्युनिकेटर की या फिर मार्केटर की, वो क्या करेगा, वो अपनी टारगेट ऑडियंस से इसका रिस्पांस जानने की कोशिश करेगा, फीडबैक जानने की कोशिश करेगा। वो कैसे पूछेगा कि आपको जो मैसेज दिया गया था आपको वो याद है कि नहीं, कितनी बार आपने देखा, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर मैसेज के बारे में कितना जानते हैं, आपको कितना याद है। ठीक है, तो ऐसे तमाम चीजें हैं, एक तरह से सर्वे किया जाएगा ये देखने के लिए कि कितना इम्पैक्ट पड़ा उस पर्टिकुलर मैसेज का कंज्यूमर के ऊपर। ठीक, अब नेक्स्ट कम्युनिकेटर कंज्यूमर के बिहेवियर को भी एनालाइज करेगा। ठीक है, कि उसने प्रोडक्ट को परचेज किया या नहीं किया, अगर प्रोडक्ट परचेज किया तो उसको प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया। ठीक, और अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो क्या उसने और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, मतलब वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की या नहीं की। ठीक है, तो इस चीज को भी एनालाइज करेगा, उसके रिस्पॉन्स को देखेगा। ठीक, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो क्या क्या थे हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन? तो अगर मैं मार्केटिंग के टर्म से बात करूं तो प्रमोशन का क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन used to inform or persuade target audience of relative merits of a product, service or any brand, right? अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो प्रमोशन क्या है, एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल है जिसके थ्रू जो मार्केटर है वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है या परसुएट करता है, उसको पूरी जानकारी देता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। ठीक है, और ये प्रमोशन इस तरह से किया जाता है कि कंज्यूमर इजीली प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक, so the term promotional mix is used to refer to the combination of different kinds of promotional tools used by a firm to advertise and sell its products. The main promotional tools or activities which make up promotion mix are personal selling, advertising, publicity and sales promotion. These are also known as elements of promotion mix.
तो प्रमोशनल मिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का जिसके थ्रू बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। ठीक, अब ये प्रमोशनल टूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, पब्लिसिटी हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया। ठीक है, और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो अगर पेपर में पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स क्या है, तो आपको यही आंसर देना, इनके बारे में प्रॉपरली डिफाइन करना है। ठीक, an integration of all the elements of promotion mix is necessary to meet the information requirements of all target customers. This simply means that the promotion mix is not designed to satisfy only the prospective buyer or only the regular buyer. Some elements of mix may be aimed at target consumers or customers who is unaware of the product, while others may be aimed at potential customers who are fully aware of the product and are likely to परचेज इट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रमोशन मिक्स किया जाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं प्रमोशनल टूल्स के, वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब कि हमारा जो रेगुलर बायर है उसके लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो प्रमोशन मिक्स है वो इसलिए भी किया जाता है ताकि कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं मार्केट में जो कि प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, जो अनअवेयर होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो जो मार्केटर होता है वो उनको भी टारगेट करता है। साथ ही साथ कोई कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानते हैं और हो सकता है फ्यूचर में प्रोडक्ट को परचेज करने जा भी रहे हो। ठीक है, तो उनको थोड़ा पुश करने की कोशिश की जाती है, उनका इंटरेस्ट अराउज करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब किसकी वजह से हो सकता है? प्रमोशन मिक्स की हेल्प से हो सकता है। ठीक, तो आई होप आपको प्रमोशन समझ में आया होगा, प्रमोशन मिक्स के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपके प्रमोशन मिक्स के टूल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। सबसे पहला है हमारा एडवर्टाइजिंग। सो एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया अबाउट अ प्रोडक्ट, a service or an idea by an identified sponsor is called as advertising. It consists of paid messages by identified sponsor through non-personal channels. Advertising bears a signature in the form of a company or a brand name. तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन ये एक पेड फॉर्म होता है। ठीक है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू जो मार्केटर होता है वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। और यहाँ पे क्या मेन पॉइंट है? वो है मास मीडिया मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, मास मार्केटिंग की जाती है, एक कंज्यूमर को नहीं टारगेट किया जाता है, कंज्यूमर एज अ होल को टारगेट किया जाता है। ठीक, अब ये जो एडवर्टीजमेंट है वो डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप मैगजीन्स के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, हमारे बिलबोर्ड्स हो गए। बिलबोर्ड्स मतलब क्या होते हैं? जो होर्डिंग्स होती हैं। ठीक है, वो हो गया, या फिर डायरेक्ट मेल। ठीक है, तो डिफरेंट सोर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस या फिर कोई आइडिया का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे स्पॉन्सरर का भी रोल रहता है, क्योंकि बिना स्पॉन्सरर के एडवर्टीजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये स्पॉन्सरर हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो जैसे आपके कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये कौन होते हैं? हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ये भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर करते हैं। ठीक, यहाँ पे इन सबको हम थोड़ा ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद चैप्टर्स हैं स्पेसिफिकली इन टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सन टू पर्सन डायलॉग बिटवीन द बायर एंड द सेलर where the purpose of this face-to-face contact is to persuade the buyer to accept a point of view or to convince the buyer to take a specific course of action. In other words, personal selling is a person-to-person process by which the seller learns about the prospective buyer's wants and seeks to satisfy them by making a sale. So I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? 1-to-1 डायलॉग होता है बायर और सेलर के बीच में, जहाँ पे सेलर ट्राई करता है कि वो कंज्यूमर को परसुएट कर सके, कन्विंस कर सके प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो कंज्यूमर इजीली प्रोडक्ट को परचेज कर ले। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही मोटिव नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर
जो है कन्विंस नहीं हो पाता, तो जो सेलर होता है वो प्रोस्पेक्टिव बायर की नीड के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग सेल पिच करता है। ठीक, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो अगर आप क्लोथ परचेज करने जाते हैं जब, तो वहां पे जब आपको सेलर है वो पिच करता है, बताता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ये ले सकते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन हो सकता है आपको प्रोडक्ट ना समझ में आए, तो फिर वो आपसे खुद पूछता है कि आप कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, किस कलर का क्लॉथ चाहते हैं, क्या फैब्रिक चाहते हैं, ठीक है, कैसा वर्क चाहते हैं। फिर वो आपकी जो डिमांड है, जो आपकी नीड है, उसको समझता है और उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिसिटी। Non-person stimulation of demand for a product, service or business unit by generating commercially significant news about it in published media or obtaining favorable presentation of it on radio, television or stage. Unlike advertising, this form of promotion is not paid by the sponsor. तो पब्लिसिटी क्या होती है? नॉन पर्सनल नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट या सर्विस की विजिबिलिटी मार्केट में देखी जाती है। ठीक है, देखा जाता है कि जो कंज्यूमर हैं, जो मार्केट में लोग हैं, वो कितना अवेयर हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में क्या विजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट हमने क्या बात करी थी कि उसमें जो प्रमोशन होता है वो पेड प्रमोशन होता है। ठीक है, स्पॉन्सरर जो है प्रमोट करता है, लेकिन पब्लिसिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरर अपॉइंट नहीं किया जाता है, कोई भी स्पॉन्सरर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो ये पब्लिसिटी कैसे होती है? कोई एडिटोरियल छप गया, ठीक है, कोई न्यूज आ गई, कोई आर्टिकल आ गया, उसके बेसिस पे पब्लिसिटी होती है। अब ये पब्लिसिटी दो तरह से हो सकती है, या तो पब्लिसिटी पॉजिटिव होगी और या तो पब्लिसिटी नेगेटिव होगी। ठीक, क्योंकि देखिए बिजनेस फर्म के हाथ में नहीं होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कैसे करें। होता है मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो पब्लिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट को या सर्विस को पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो बिजनेस फर्म अपनी इमेज को बचाने के लिए काफी टाइम और काफी एफर्ट डालती हैं अपने प्रोडक्ट में या अपनी सर्विसेज में, ताकि जो उनका प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी एक अच्छी इमेज बन सके मार्केट में। ठीक है, कि उनको पता है कि अगर उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई गलत आर्टिकल छप गया, ठीक है, कोई रेडियो या टेलीविजन कहीं भी एडवर्टाइज वो गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया, तो उनकी रेपुटेशन भी जाएगी, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट था उसकी भी मार्केट गिर जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस फर्म इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, ज्यादा ज्यादा टाइम देती हैं, एफर्ट देती हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट और अपनी रेपुटेशन दोनों को बना रख सके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है इसमें सेल्स प्रमोशन। अब देखिए ये सेल्स प्रमोशन हमारा पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी इन तीनों से काफी अलग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को डिफाइन करता है। ओके, अब इसमें बिजनेस फर्म क्या करती है, मार्केटर क्या करता है, अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, गिफ्ट कूपन्स प्रोवाइड करता है, स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करता है, ओके, कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करता है, ताकि कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इसीलिए बोला गया है कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि जब सीजन चेंज होता है उस समय क्लियरेंस सेल आती है ना, और वो इसीलिए आती है ताकि जो उनके पास प्रोडक्ट्स लेफ्ट ओवर हैं वो इजीली निकल सके, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड हो जाता है, तो वो इजीली प्रोडक्ट को परचेज भी कर लेता है। राइट, इसका अगर मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करूँ तो आप देखते होंगे जब फेस्टिव टाइम आता है उसके आसपास जो प्रोडक्ट है उसमें काफी डिस्काउंट आ जाता है ना, स्पेशल ऑफर्स भी आ जाते हैं, आपको प्रोडक्ट साथ कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, कोई कूपन्स भी मिल जाते हैं, है ना, और कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि कंज्यूमर इजिली प्रोडक्ट को खरीदने के तैयार हो जाए, कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाए। ठीक, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया क्योंकि आगे आने वाले 2-3 चैप्टर्स जो हैं उसमें आपको इन्हें डिटेल में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम वहाँ पे इनको डिटेल में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ दे दिया, एक थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है। ओके,
सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को, और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा गैप ना हो और ये जो आपका टॉपिक है ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स भी ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।